नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक तृतीय विभक्ति। हमने प्रथम विभक्ति यानी कि कर्ता कारक और द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति करण कारक। ठीक है, इससे पहले जो 2 वीडियो हैं उनमें जो प्रथम वीडियो है उसमें हमने अनुवाद करना भी सीखा था और इसके अलावा जो वाच्य परिवर्तन है वो भी हमने सीख लिया था। तो आज का अपना ये कारक का तीसरा भाग है करण कारक। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब, ताकि आपको संपूर्ण कोर्स यानी कि संस्कृत का संपूर्ण कोर्स सरल भाषा में आप तक उपलब्ध हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। आज का अपना कारक है करण कारक तृतीय विभक्ति। इसका पहला सूत्र आता है, इसको चाहे आप सूत्र मानो चाहे आप ट्रिक मानो, दोनों ही इसको मान के चलें। पहला अपना सूत्र आता है साधकतम करणम। साधकतम करणम यानी कि किसी भी क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है उस साधन की करण संज्ञा होती है। यानी कि हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो साधन काम में लेते हैं या जिस जरिए से जिस माध्यम से उस कार्य को करते हैं, तो उस माध्यम को उस साधन को ही क्या कहते हैं, करण कहते हैं। और उस करण कारक में क्या होती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। ये इस पहला सूत्र का मतलब था, जो कि मैंने आपको आसानी से समझाने का प्रयास किया है। इसका उदाहरण देखेंगे अभी नीचे। पहले हम एक सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों का उदाहरण हम नीचे देख लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सूत्र इसका आता है, ये द्वितीय सूत्र है, कर्तृकरणीयोस् तृतीया। क्या कहता है यह सूत्र? तो यह कहता है कि अनुक्त कर्ता, अब अनुक्त कर्ता किसे कहते हैं, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों में जो कर्ता प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं अनुक्त कर्ता। तो वाच्य मैंने आपको पहले पढ़ाए थे अपने प्रथम वीडियो के अंतर्गत, तो वहाँ जाकर देख लें। तो अनुक्त कर्ता कहते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता को। तो इन दोनों में एवं करण संज्ञक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस किस में किया जाता है? अनुक्त कर्ता और करण संज्ञक शब्दों में क्या करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब लेते हैं इन दोनों सूत्रों के उदाहरण। जैसे कि रमा कलम से लिखती है, तो रमा क्या हो गई इस वाक्य में, कर्ता हो गई, बिल्कुल सही है। और क्रिया क्या होगी, क्रिया होगी अपना लिखना। रमा कर्ता हो गई और लिखती हो गई क्रिया। अब वो किससे लिख रही है? देखिए प्रथम सूत्र यहाँ पे फलीभूत हो रहा है, साधकतम करणम वाला। रमा लिख तो रही है, लेकिन लिखने का साधन क्या है? तो साधन अपने आ जाएगा यहाँ पे कलम से। भाई वो कलम से लिख रही है, ये इसका साधन आ गया। तो हमने कहा कि भाई जहाँ साधन आए वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग। किस में? साधन में। तो अपने पास साधन क्या है यहाँ पे, कलम है। तो कलम में अपन करेंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ कलम का तृतीय हो जाएगा कलमेन, ये हमने कर दिया कलमेन। अब वाक्य को बनाते हैं, रमा का रमा कलम से कलमेन लिखती है तो लिखती, ये अपना सेंटेंस बन गया, रमा कलम से लिखती है बिल्कुल आसान। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण। बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा गेंद से खेलता है, तो यहाँ पे देखिए बच्चा हो जाएगा अपने कर्ता और क्रिया हो जाएगी अपने खेलता है। अब बचा क्या, गेंद बचा। गेंद अपना क्या है, कर्म है, लेकिन साधन भी तो है, ये आप ध्यान रखिए, साधन भी तो है। बच्चा किस से खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। खेलने का साधन क्या है, गेंद है। माध्यम जरिया, जिस जरिए से वो खेल रहा है उसमें अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये हमने अभी सीखा था। तो साथियों देखिए गेंद से, तो गेंद का तृतीय हो जाएगा, गेंद को संस्कृत में बोलते हैं कंदुक। ठीक है, तो कंदुक का तृतीय हो जाएगा कंदुकेन। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया कंदुकेन। ठीक है, कंदुकेन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बच्चा और खेलता है, तो इसकी बनाएंगे संस्कृत। बच्चा को बोलते हैं बालक है और खेलता है को हो जाएगा
क्रीडति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा बालकः कन्दुकेन क्रीडति। है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल भाषा में आपको संस्कृत समझ में आ रही होगी। तो अब एक और उदाहरण देखते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें इन दोनों को। देखते हैं, उसके द्वारा हंसा जाता है। उसके द्वारा हंसा जाता है। हमने कहा था कि कर्तृकरणयोः तृतीया यानी कि अनुक्त कर्ता और कर्ण संज्ञक शब्दों में तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुक्त कर्ता आ रहा है यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम इस कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इसके उदाहरण। उसके द्वारा हंसा जाता है। उसके द्वारा हंसा जाता है। तो उसके द्वारा कर्ता कौन है? वह है, वह नहीं, उसके द्वारा, वह कर्ता हो गया आपने उसके द्वारा। तो उसके द्वारा में हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसके द्वारा इसका हो जाएगा तेन, तेन इसका हो जाएगा। हंसा जाता है तो इसका हो जाएगा हंस्यते, ये अपना है भाववाच्य। उसके द्वारा हंसा जाता है तेन हंस्यते। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, मेरे द्वारा जल पिया जाता है। तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा मैं यानी कि मेरे द्वारा, और क्रिया हो जाएगी पिया जाना। ठीक है, अब बचा क्या आपने? जल बचा, तो इसका हो जाएगा जलम। अब तो मेरे द्वारा है यानी कि किसका सेंटेंस है? यह है कर्मवाच्य का सेंटेंस। और हमने कहा था कि वह कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होगा उसे अनुक्त कर्ता कहा जाता है, और अनुक्त कर्ता में अपन क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे द्वारा का हो जाएगा मया, जल का हो जाएगा जलम, पिया जाता का हो जाएगा पीयते। तो मेरे द्वारा जल पिया जाता है, वाक्य बन जाएगा मया जलम पीयते। ये दो सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अधिकांशतः इन जो मैं सूत्र पढ़ा रहा हूँ आगे 3-4 सूत्र, इन्हीं सूत्रों में से एग्जाम में अधिकांशतः प्रश्न देखने को मिलता है। तो अपना तीसरा सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। साथियों, इस सूत्र में देखिए आपको यहाँ पे ये एक अ दिखाई दे रहा होगा। ये वास्तव में अ नहीं है, ये क्या है? अवग्रह है। ये इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये अ नहीं है, ये क्या है? ये है अवग्रह। क्या है? ये चिन्ह है, अवग्रह का चिन्ह है, और इसको उच्चारण करने पर अ की ध्वनि के समान इसका उच्चारण किया जाता है। तो अपना तृतीय सूत्र है अपने सहयुक्ते अप्रधाने। तो ये सूत्र कहता है कि सात अर्थ प्रकट करने वाले सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर आपको वाक्य में सात या फिर इसके पर्यायवाची शब्द जैसे सह, साकम, समम, सार्धम आदि शब्द दिखाई दे, तो आपको क्या करना है? अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। देखते हैं इसके उदाहरण। पहला अपना उदाहरण है, पुत्र पिता के साथ खेल रहा है। पुत्र पिता के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने सीखा कि भाई साथ या इसके पर्यायवाची शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साथ शब्द आ गया है। ठीक है, अब साथ किसके? पिता के साथ, जिसके साथ वह खेल रहा है उसी में अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए पुत्र पिता के साथ खेल रहा है, तो पिता के साथ, तो पिता का हो जाएगा तृतीय विभक्ति पित्रा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया पित्रा। ठीक है, पिता का हो जाएगा पित्रा। अब वाक्य को आगे बना लेते हैं। साथ को बोलते हैं सह, पिता का हो जाएगा पित्रा, साथ को बोलते हैं सह। अब वाक्य बनाते हैं। पुत्र का हो जाएगा पुत्र है, और खेल रहा है का हो जाएगा क्रीडति या क्रीडन। ठीक है, तो वाक्य अपना इस प्रकार से बन जाएगा, पुत्र है, पित्रा सह, क्रीडति अथवा क्रीडन। पिता पुत्र के साथ खेल रहा है। इसको हम सूत्र को एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगला उदाहरण। अगला अपना उदाहरण है, सीता गीता के साथ खेलती है। सीता गीता के साथ खेलती है। तो देखिए यहाँ पर भी वाक्य में साथ आ रहा है, और हमने कहा था कि साथ
या इसके पर्यायवाची शब्द यानी कि सह, साकम और समम, ये वाले शब्द जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वहाँ पर क्या करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जिसके साथ हो, जो नाम हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग अपन को करना है। देखिए यहाँ पे सीता गीता के साथ खेल रही है, तो साथ किसके साथ खेल रही है, गीता के साथ खेल रही है। तो जिसके साथ खेल रही है उसी शब्द में अपने को तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो गीता का तृतीय हो जाएगा गीतया। साथ को साकम भी बोल सकते हैं, सह भी बोल सकते हैं, समम और सार्धम भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द ले लें साथ का, यहाँ पे हमने लिया है साकम, ठीक है। पढ़ती का हो जाएगा पठती। तो अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, सीता गीतया साकम पढ़ती, सीता गीता के साथ पढ़ती है। इस प्रकार से अपना वाक्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सूत्र भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। साथियों बिल्कुल ईजी है संस्कृत, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें, ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और मैंने आसानी से सरल भाषा में आपके समक्ष संस्कृत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखते हैं इसका अगला सूत्र, ये नांग विकार है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में कोई विकार दिखाई दे, किसी अंग में क्या दिखाई दे, कोई विकार दिखाई देता है, तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग अपन करते हैं। अगर अपने शरीर में कोई भी विकार दिखाई दे तो जिस अंग में वो विकार है, जिस अंग में वो विकार है उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग अपन करेंगे। तो अब देखते हैं इस सूत्र को उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे। देखते हैं इसका पहला उदाहरण। पहला उदाहरण अपने पास है, वह नेत्र से काणा है। वह नेत्र से क्या है, काणा है। तो यहाँ पे देखिए अंग में अपने को विकार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, काणा है। काणा विकार आ गया अपने शरीर में, तो काणा है ये अपने दिखाई दे गया, यहाँ पे काणा है। तो अब विकार किस अंग में है, नेत्र में है। ये देखिए नेत्र से काणा है, तो विकार नेत्र में ही तो है। तो नेत्र में अपन क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी ऊपर कि भाई जिस अंग में विकार हो उस विकृत अंग में अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नेत्र में विकार है, तो नेत्र में अपन करेंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग। तो नेत्र का हो जाएगा नेत्रेण, नेत्र का हो जाएगा नेत्रेण, और काणा का हो जाएगा काणा है। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा, स नेत्रेण काणा है, स नेत्रेण काणा, ये अपना वाक्य बन जाएगा। अब लेते हैं अगला इसका उदाहरण। अगला उदाहरण है, कमल सिर से गंजा है। कमल सिर से गंजा है। तो इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं गंजा है, विकार है, शरीर में विकार है, और शरीर के किस अंग में है विकार, तो विकार यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है सिर में। सिर से गंजा है तो सिर में विकार है, तो जिस अंग में विकार है उस अंग में क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिरसा हो जाएगा, सिर का तृतीय विभक्ति सिरसा हो जाएगा। ये सिरसा हमने यहाँ पे कर दिया। और गंजा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खलवाट है। गंजे को बोलते हैं खलवाट है। तो वाक्य बन जाएगा अपना, कमला है सिरसा खलवाट है। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। मैंने आपकी सहायतार्थ कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पे संस्कृत में। देखिए लूला जो होता है उसको बोलते हैं लुंजह, जो कुबड़ा होता है उसको बोलते हैं कुब्जह, और पैर से लंगड़ा उसको बोल देंगे पादेन लुंजह। यहाँ पे अपने को विकार दिखाई दे रहा है, लंगड़ा है, किस से है, पैर से है, तो पैर का तृतीय हो जाएगा पादेन, और लंगड़ा को बोलते हैं लुंजह। तो इन शब्दों को भी आप साथ साथ ध्यान में रखें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र की ओर, अगले ट्रिक की ओर। अपना अगला ट्रिक या सूत्र है इत्तम भूत लक्षणे। इत्तम भूत लक्षणे। तो ये सूत्र क्या कहता है, देखते हैं। किसी लक्षण यानी कि चिन्ह से, किसी लक्षण अथवा चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती हो, उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी भी व्यक्ति की पहचान जिस लक्षण से होती है, जिस चिन्ह से होती है, उसी लक्षणवाचक शब्द में अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं इस सूत्र को, इस ट्रिक को उदाहरण के माध्यम से। देखते हैं इसका उदाहरण। वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। वह जटाओं से क्या प्रतीत हो रहा है,
तपस्वी प्रतीत हो रहा है, तो व्यक्ति की पहचान हो रही है, किससे हो रही है? जटाओं से हो रही है। जटाओं से ऐसा लग रहा है कि वो तपस्वी है। तो जिससे लग रहा है उसी शब्द में अपन क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। बिल्कुल आसान है साथियों, दिमाग लगाकर इसको समझने का प्रयास करें, एकाग्र मन से इसको समझने का प्रयास करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पुनः इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। जटाओं से किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से हो रहा है। लक्षण क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जटाओं से प्रतीत हो रहा है वो कि भाई वो तपस्वी है। तो जटाओं में अपन क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो जटाओं की तृतीया क्या होगी? जटा भी। जटाएं बहुत सारी है, तो इसलिए क्या करेंगे? हम बहुवचन का प्रयोग कर देंगे। जटा भी कर दिया यहाँ पे प्रयोग। और तपस्वी को क्या बोलते हैं? तापस है। तपस्वी को बोलते हैं तापस है। प्रतीत होता है प्रतीयते। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा, स जटा भी तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। अब इसका एक और उदाहरण अपन लेते हैं। राम पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। राम के पास पुस्तकें हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वह छात्र है। तो उसका लक्षण क्या है? कि उसके हाथ में पुस्तकें हैं और वह छात्र प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो पुस्तकों से प्रतीत किससे हो रहा है? पुस्तकों से हो रहा है। तो अपन पुस्तकों में क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो पुस्तकों का तृतीय हो जाएगा पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकें उसके हाथ में बहुत सारी हैं। तो पुस्तकों का बहुवचन हो जाएगा तृतीय विभक्ति पुस्तकई। छात्र प्रतीत होता है, छात्रा प्रतीयते। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा, रामः पुस्तकई छात्रः प्रतीयते। राम पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। एक और उदाहरण देखिए साथियों, मैं आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक ही सूत्र के आपको 3-4 उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। देखते हैं इसका अगला उदाहरण। वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है। तपस्विनी प्रतीत किससे होती है? कुंडलों से होती है। उसकी पहचान किससे हो रही है? कुंडलों से हो रही है। कुंडलों से अपने को क्या लग रहा है? कि वह तपस्विनी है। तो जिससे उसकी पहचान हो रही है, उस लक्षणवाचक शब्द में अपन क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये कुंडलों से, तो कुंडल 2 होते हैं अपने कान में, तो नित्य द्विवचन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। कुंडलों से तो हो जाएगा इसका कुंडलाभ्याम। तपस्विनी प्रतीत होती है, तो इसका हो जाएगा तपस्विनी प्रतीयते। और स्त्री है, इसलिए अपन क्या करेंगे? सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है। तो ये सूत्र भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण। तो हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग अपन करेंगे। जो हेतुवाचक शब्द होता है, जो कारणवाचक शब्द होता है, उस शब्द में अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका भी उदाहरण देखते हैं, इसको भी समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। इसका पहला उदाहरण लेते हैं। वह पढ़ने हेतु रहता है, या वह पढ़ने के कारण रहता है। तो हेतु क्या आ रहा है? किस हेतु रहता है? उसका यहाँ रहने का कारण क्या है? पढ़ना। पढ़ने के लिए वह रह रहा है। तो पढ़ने में अपन क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो उसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा स अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन हेतु रहता है। इसका अगला उदाहरण लेते हैं। परीक्षा हेतु चिंता। चिंता किस लिए है? कि उसकी परीक्षा है, इसलिए वह चिंता कर रहा है। चिंता कारण क्या है? कि परीक्षा है। तो कारण में हेतुवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कारण है यहाँ पे परीक्षा, तो परीक्षा का तृतीय हो जाएगा परीक्षया। परीक्षया चिंता, परीक्षा हेतु चिंता। अगला उदाहरण देखते हैं। पुण्य से हरि को देखा। हरि को देखा, पुण्य से या पुण्य से हरि को देखा। किसके कारण क्या है देखने का? कि अपने पहले पुण्य किया है। पुण्य किया इसलिए अपने को हरि का दर्शन हुआ है। तो देख, हरि का दर्शन होने का कारण क्या है? पुण्य। तो पुण्य में अपन क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो पुण्य का तृतीय हो जाएगा पुण्येन।
हरि को हरि दृष्ट है, पुण्येन हरि दृष्ट है। तो इस प्रकार से अपना ये वाक्य बन जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला सूत्र। अगला सूत्र है इसका, अगला सूत्र समझिए या फिर नियम है, ये नियम मान के चलिए, नियम है इसका, सूत्र नहीं है। तो निषेधार्थक अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निषेधार्थक अलम, अलम एक शब्द है, अगर इसका प्रयोग हम मना करने के अर्थ में निषेधार्थक अर्थ में करेंगे तो क्या होगा इसका प्रयोग, तृतीय विभक्ति, संबंधित पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण लेते हैं, इसका पहला उदाहरण है हंसो मत, हंसो मत। तो इसका हो जाएगा अलम हंसितेन। हमने कहा था कि अलम का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर क्या हो, निषेधार्थक निकलता हो, वाक्य का अर्थ मना करने में निकलता हो, मनाई करना वाक्य का अर्थ निकलता हो। तो हंसो मत, हंसो मत, इसका हो जाएगा अलम हंसितेन। साथियों ये जो ये है ना, ये दोनों उदाहरण ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से मैंने आपको उदाहरण भी वही दिए हैं जो अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसका बन जाएगा विवाद मत करो, तो अलम विवादेन, अलम विवादेन। साथियों ये थी आज की अपनी तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको बहुत मेहनत करके आसानी से संस्कृत पढ़ाने का प्रयास किया है, संस्कृत को एक सरल भाषा के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।